क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ने लगी है? क्या ईरान और अमेरिका की दुश्मनी पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकती है? अगर ऐसा हुआ तो भारत किसका साथ देगा? रूस और चीन की आखिर रूपरेखा क्या रहने वाली है? ये आखिर क्या करेंगे? और पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूरोप का क्या रुख रहेगा? वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए, टू द पॉइंट। आज मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ था। देखिए, ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कोई आज की नहीं है। इसकी शुरुआत साल 1989 की ईरान इस्लामिक क्रांति के बाद हुई, जब ईरान में शाह की सरकार गिर गई और नई इस्लामिक सरकार बनी। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते लगातार खटास होते गए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद क्या था? अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध किस तरीके के रहे? पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने की होड़ लगातार देखी गई। इजरायल और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ता गया। इन सभी वजहों ने दोनों देशों को सालों से आमने सामने खड़ा करके रखा हुआ है। और अगर युद्ध बढ़ता है तो अमेरिका के साथ कौन होगा, वो देखिए। अगर यह संघर्ष बड़े स्तर पर फैलता है तो सबसे पहले अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी उसके साथ खड़े हो सकते हैं, यानी कि नेटो देश। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, पोलैंड, नीदरलैंड। हालांकि हर देश सीधे उस युद्ध में उतरे या देखिए ज़रूरी नहीं है। भले ही नेटो देश अगर एक दूसरे पर हमला होता है तो ये पूरे नेटो संगठन पर हमला मानते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमले में सीधा कूद जाएं। कई देश केवल हथियार, खुफिया जानकारी, साइबर सहायता या लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं। देखिए, इजरायल मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार इजरायल माना जाता है। अगर ईरान के साथ बड़ा युद्ध होता है, संघर्ष बढ़ता है, तो इजरायल की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। एशिया प्रशांत सहयोगी जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये देश अमेरिका के सुरक्षा सहयोगी हैं और परिस्थितियों के अनुसार समर्थन भी दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान अकेला रहेगा या उसके साथ भी बड़े देश शामिल हो सकते हैं। रूस और ईरान के बीच देखिए रक्षा और रणनीतिक सहयोग लगातार बढ़ा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रूस सीधे सैनिक भेजने के बजाय हथियार, खुफिया जानकारी, कूटनीतिक समर्थन जैसी मदद कर सकता है। चीन ईरान से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है, ये भी हमें नहीं भूलना है। दोनों ही देशों के आर्थिक संबंध मजबूत हैं। चीन भी संभवतः सीधे युद्ध में उतरने से बचेगा, लेकिन आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन जरूर देगा। सीरिया की सरकार लंबे समय से ईरान के करीब रही है। उत्तर कोरिया भी अमेरिका विरोधी रुख के कारण ईरान के करीब माना जाता है। ईरान के प्रभाव वाले कई संगठन भी इसमें सक्रिय हो सकते हैं, जिनमें हिजबुल्ला और हुती भी हैं। हमने देखा था पिछले युद्ध में हिजबुल्ला और हुती ने इनका समर्थन किया था। अब इराक और क्षेत्र के कुछ अन्य सशस्त्र समूह इसमें शामिल हैं। देखिए, हर देश युद्ध नहीं चाहता, यह हमें समझना होगा। कई बड़े देश संभवतः तटस्थ रहने, यानी कि मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं, या फिर किसी भी देश का समर्थन न करते हुए बीच में बने रह सकते हैं। इनमें शामिल कौन कौन से देश हैं? इसमें सबसे पहले तो भारत शामिल है। भारत का देखिए कोई भी बयान नहीं आया था युद्ध को लेकर के। भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, एशियन के कई सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, वो देखिए। व्यापार बचाना, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, कूटनीति के जरिए युद्ध रोकना, ये इनका मकसद हो सकता है। अब देखिए, भारत की स्थिति सबसे दिलचस्प यहाँ पर है और जटिल भी है। अब ऐसा क्यों माना जा रहा है, वो समझिए। क्योंकि भारत के अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, इजरायल से रक्षा सहयोग है, रूस लंबे समय से बड़ा रक्षा साझेदार रहा है, ईरान भारत के लिए ऊर्जा और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं के कारण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत की प्राथमिकताएं क्या होंगी? पहला तो ये कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए जो विदेशों में रह रहे हैं। कच्चा तेल की सप्लाई बनी रहे ताकि देश में अस्थिरता न फैल जाए। तीसरा ये कि समुद्री व्यापार सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों समुद्र में हॉर्मुज स्ट्रेट पे हमारे कई जहाज फंस गए थे, तो समुद्री व्यापार भी सुरक्षित रहना चाहिए। अगला ये कि कूटनीतिक समाधान का समर्थन वो करते हुए नजर आएंगे। यानी भारत के लिए संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती ये माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल
क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? देखिए, अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। दुनिया की बड़ी शक्तियां जानती हैं कि आधुनिक विश्व युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं होता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, साइबर सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, परमाणु हथियारों के खतरे, सब कुछ इससे प्रभावित होता है। और इसी वजह से अधिकांश देश युद्ध को सीमित रखने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की ही सिर्फ कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर तनाव लगातार बढ़ता रहा, दूसरे देश सीधे इसमें शामिल होने लगे, तो वैश्विक संकट गहरा जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में दुनिया की नज़र सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं, बल्कि रूस, चीन, यूरोप, भारत और पूरे ही मध्य पूर्व की रणनीति पर टिकती हुई नजर आएगी। ईरान, अमेरिका और इजराइल, अब इनको समझिए, इस युद्ध में किसका कितना आखिर नुकसान हुआ, ये सवाल आजकल सभी पूछ रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हुए इस भीषण संघर्ष ने पूरे ही मध्य पूर्व को देखे हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इस युद्ध में आखिर कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, किसकी सैन्य ताकत को झटका लगा। अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी देश को हुआ तो वह है ईरान। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में कम से कम 3,400 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 26,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इनमें सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा कई सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइटों को नुकसान पहुंचा, परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कुछ ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए थे, इसकी भी खबरें सामने आई थी। अब पहले से प्रतिबंधों से जूझ रही अर्थव्यवस्था पर युद्ध ने अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। वहीं इजराइल की मजबूत और डिफेंस प्रणाली ने बड़ी संख्या में मिसाइलों को रोक के रखा था, लेकिन फिर भी कई हमले इजराइल में भी हुए हैं जो सफल रहे ईरान की तरफ से जो किए गए। अब रिपोर्ट से कहते हैं कि तकरीबन 26 से 40 लोगों की जान गई, हजारों लोग घायल हुए, कई नागरिक भी इसमें शामिल हैं। कई रिहायशी इलाके, औद्योगिक परिसर और सार्वजनिक ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है इजराइल में। लगातार मिसाइल हमलों के कारण स्कूल, हवाई सेवाएं और सैन्य जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। इसके अलावा इजराइल को अपनी मिसाइल रोधी प्रणाली और सैन्य अभियानों पर भी भारी खर्च उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका का नुकसान अगर हम देखें तो अपेक्षाकृत कम रहा है, क्योंकि उसने मुख्य रूप से हवाई और नौसैनिक अभियानों के जरिए कार्रवाई की। फिर भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, कुछ अमेरिकी सैनिकों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की रिपोर्ट है। सैन्य अभियानों, हथियारों, तैनाती पर अरबों डॉलर का खर्च अमेरिका की तरफ से किया गया। अलग अलग आंकड़ों में जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ, अब ये आप पूछ रहे होंगे। अगर तीनों देशों की तुलना की जाए तो मानवीय नुकसान सबसे ज़्यादा ईरान को हुआ, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ के मारे गए। आर्थिक नुकसान ईरान पर सबसे बड़ा असर इसका देखा गया, जबकि इजराइल और अमेरिका को भी भारी सैन्य खर्च उठाना पड़ा। सुरक्षा नुकसान, तीनों देशों को अपने अपने स्तर पर झटका लगा है, लेकिन पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ गई। युद्ध का असर केवल इन तीनों देशों तक देखिए सीमित नहीं रहा। तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर तनाव फिर से बढ़ता है तो नुकसान और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। ईरान इजराइल युद्ध में भारत ने किसका साथ दिया, ये सवाल अगर आपके मन में आया है तो चलिए इसका भी जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया था। कोई इजराइल के साथ खड़ा था तो कोई ईरान के समर्थन में था। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत भारत ने आखिर क्या किया। अगर सीधे जवाब दें तो भारत ने ना तो ईरान का खुलकर समर्थन किया और न ही इजराइल का। भारत ने लगातार यही कहा कि युद्ध नहीं, बातचीत और कूटनीतिक से ही हर मुश्किल का समाधान निकल सकता है। विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों में संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की, और यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी पहचान है, अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसला लेना। भारत के लिए दोनों देश अब महत्वपूर्ण क्यों हैं, अब आप वो देखिए। भारत के लिए इजराइल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल भारत का बड़ा रक्षा साझेदार है। ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों में दोनों देशों का सहयोग मजबूत है। दूसरी तरफ ईरान भी भारत के लिए बेहद अहम है। ईरान ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चाबार पोर्ट भारत की मध्य एशिया तक पहुंच का महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। पश्चिम एशिया में भारत के रणनीतिक हित ईरान से भी जुड़े हुए हैं, यानी भारत किसी एक रिश्ते को खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकता। युद्ध के दौरान भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा।
चाहे वो ईरान में हो या फिर इजराइल में। इन सब की सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण थी जो भारत ने देखी। सरकार ने संघर्ष वाले क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की और ज़रूरत पड़ने पर निकासी और सहायता की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई। विदेश मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए रखा था। भारतीय मिशनों को अलर्ट पर रखा गया था। दूसरी बड़ी चिंता की तेल आपूर्ति की थी भारत की तरफ से। भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा दरअसल खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर युद्ध बढ़ता, हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होता तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता था। इसलिए भारत ने तनाव कम करने की अपील लगातार जारी रखी। भारत ने एक तरफ इजराइल के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते बनाए, दूसरी तरफ ईरान के साथ संवाद भी लगातार जारी रखा। साथ ही उसने युद्ध के बजाय शांति, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी जोर दिया। यानी भारत की विदेश नीति का संतुलित दृष्टिकोण माना जा रहा है। आपकी राय क्या है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है या कूटनीति इस संकट को रोक लेती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।